बकरी की सच्ची प्रेम कहानी। बूढ़ी निर्मला का एक बेटा है जिसका नाम राजा है और एक बेटी है। बेटी का नाम शोभा है। निर्मला को दिन रात अपने बच्चों की चिंता रहती है। पति के मरने के बाद निर्मला ने ही दोनों बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन अब निर्मला बीमार रहने लगी थी। उसे दिन रात अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी। वहीं निर्मला के पास बिंदिया नाम की एक बकरी है और एक बकरा भी है जिसे वो कुकू नाम से पुकारती है, मानो जैसे दोनों का हंसता खेलता परिवार हो। बिंदिया और कुकू आपस में बहुत खुश रहते हैं। उन दोनों में अटूट प्रेम है। ले बेटा राजा, थोड़ी सब्जी और ले 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 ले, तू रूखी रोटी क्यों खा रहा है? माँ, कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा। कभी कभी सोचते हैं तुम ना होती तो हमारा क्या होता। मैं तो माँ हूँ बेटी, कहाँ जाऊंगी, लेकिन अब मुझे इस बात की चिंता सताती है कि मैं अब बीमार रहने लगी हूँ। चाहती हूँ शोभा जल्दी से तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिले, तुम्हारी शादी हो जाए और राजा को कोई अच्छा सा काम मिल जाए। बस फिर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। माँ, तू ऐसी अशुभ बातें ना किया कर। तू जानती है ना, तेरे बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। निर्मला को अपने दोनों बच्चों के साथ साथ बिंदिया और कुकू के साथ भी बहुत प्यार था। उम्र के साथ साथ उसे इस बात का भी ज्ञान था कि कुकू और बिंदिया आपस में कितना प्रेम करते हैं। दोनों की बहुत ही अच्छे से सेवा करती थी। कई बार तो निर्मला के पास बहुत पैसे वाले ग्राहक भी आते थे कुकू और बिंदिया को खरीदने के लिए, लेकिन उसने उन्हें कभी भी बेचने का ख्याल अपने मन में नहीं लाया। निर्मला उन दोनों को अलग करना ठीक नहीं समझती थी। बिंदिया, तुम कह रही थी कि तुम मुझे कोई खुशखबरी देना चाहती हो। कहो ना, जल्दी से क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बात सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कुकू, वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं गर्भवती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बिंदिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हूँ। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी तुमने। आज जाके हमारा परिवार पूरा हुआ। हाँ कुकू, हमारे बीच में जो अधूरापन था वो पूरा हो जाएगा जब हमारा बच्चा आएगा। साथ में कुकू, हमें परिवार भी बहुत अच्छा मिला है। हमारी मालकिन कितनी अच्छी हैं। जानते हो, अगर हम किसी दूसरी जगह होते ना तो ना जाने कौन सा ग्राहक हमें खरीदकर अभी तक काट भी चुका होता, हमें अलग कर चुका होता। लेकिन हमारी मालकिन बहुत अच्छी हैं। वो हमारे प्यार को भली भांति समझती हैं। इतने ग्राहक आए लेकिन उन्होंने कभी भी पैसे के लालच में आकर हमें नहीं बेचा। सही कहती हो तुम बिंदिया। सच में हम किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी मालकिन मिली है। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और मैं उसे देखूंगा, फिर उसे प्यार करूंगा। अब धीरे धीरे करके निर्मला की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि उसे लकवे का दौरा पड़ जाता है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। इतना काम करने वाली निर्मला आज बिस्तर पर पड़ी थी। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? सब कुछ तुम ही करती थी। माँ, मैं तो ये भी नहीं पता कि राशन कहाँ से लाते हैं। तुमने कभी किसी चीज की जरूरत महसूस होने ही नहीं दी। शोभा, माँ ठीक हो जाएगी, तुम चिंता ना करो। मैं करूंगा पैसों का इंतजाम और माँ का अच्छे से इलाज करवाऊंगा और फिर से माँ अपने पैरों पे खड़ी होगी और चलने लगेगी। बच्चों को अपने लिए रोता तड़पता हुआ देखकर निर्मला अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, लेकिन अपने बच्चों को रोता हुआ चुप नहीं करवा पा रही थी। कुकू, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारी मालकिन बहुत बीमार है। वो तो उठ भी नहीं पा रही। तुम सही कह रही हो बिंदिया। सारी उम्र जिस मालकिन ने हमें इतना प्यार से रखा, हमारी सेवा की, आज वो इतनी बीमार है और हम तो उनके किसी काम भी नहीं आ पा रहे हैं। राजा और शोभा के साथ साथ कुकू और बिंदिया को भी अपनी मालकिन की बहुत चिंता थी। कहने को तो वो जानवर थे, लेकिन इंसानों से बढ़कर महसूस कर सकते थे। दिन रात उनकी सेवा करने वाली मालकिन आज बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी थी। दोनों बहुत चिंतित थे कि माँ का इलाज कैसे होगा। शोभा, तुम दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम भैया? तुम्हें तो अभी कुछ काम भी करना नहीं आता। सब काम माँ ही करती थी। और तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर माँ का इलाज जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो माँ मर जाएगी। शोभा, मैं क्या कह रहा था, हमारे पास एक साधन है, एक बकरा और एक बकरी। ये हमारे किस दिन काम आएंगे?
कल बकरा ईद है और लोगों को कुर्बानी के लिए बकरे तो चाहिए ही होंगे। और हमारा कुक्कू तो कितना हट्टा कट्टा है, कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। हाँ भैया, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तुम आज ही बकरों की मंडी जाओ और बकरा बेचने की बात करो। जब ये बात कुक्कू और बिंदिया सुनते हैं तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जिस परिवार में रहकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज उसी परिवार के लोग उन्हें अपने मतलब के लिए बेच रहे हैं। कुक्कू, सुना तुमने मालकिन के बच्चे क्या कह रहे हैं? वो मालकिन के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए तुम्हें बेचने की बात कर रहे हैं। नहीं कुक्कू, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। हम क्या कर सकते हैं बिंदिया, हम जानवर हैं। हमारी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, इंसानों ने अपने हाथ में रखी हुई है। वो जब चाहे हमें पाल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और जब चाहे हमें बेचकर पैसा कमाकर फायदा उठा सकते हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है बिंदिया, चिंता मुझे तुम्हारी है। तुमने सुना नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर मुझे बेच के पैसे कम पड़ गए तो फिर तुम्हें भी बेच देंगे। तुम गर्भवती हो बिंदिया, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसी कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है? जानवर हुए तो क्या हुआ, हमारी भी तो भावनाएं हैं, हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इन्हें क्यों समझ नहीं आता कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं? हमारे बच्चे का क्या होगा? उसे तुम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बिंदिया, हम शायद गलत थे, हमारे मालिक अच्छे नहीं हैं। हमने इंसानों को अच्छा समझने की गलती कर दी। इंसान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब एक जैसे ही होते हैं। कोई हमें कुर्बानी के नाम पे काटता है तो कोई बलि के नाम पे। बिंदिया और कुक्कू एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। वहीं निर्मला अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर बहुत परेशान थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को जानकर घुट रही थी। वो बताना चाहती थी कि उसके बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। मेरे मूर्ख बच्चों, मैंने तो तुम्हें समझदार समझा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मूर्ख हो। तुम दो प्यार करने वाले जानवरों को बेचकर उनकी कुर्बानी देकर मेरा इलाज कैसे करवा सकते हो? नहीं करवाना चाहती मैं ऐसा इलाज जिसके बदले किसी की कुर्बानी दी गई हो। राजा बकरों की मंडी में कुक्कू को बेचने के लिए बात करने जाता है और बकरे के व्यापारी से एडवांस में पैसे लेकर घर आ जाता है। अब अगली सुबह कुक्कू को लेने के लिए बकरे का व्यापारी आने वाला था। देखो माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब कल ही तुम्हारा इलाज शुरू होगा। मैंने कुक्कू को बेचकर पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब मैं इलाज में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि मुझे इन पैसों से इलाज नहीं करवाना है। तुम जो भी करने जा रहे हो बहुत गलत करने जा रहे हो। काश कोई चमत्कार हो जाए, चाहे मेरा पूरा शरीर सुन रहे, लेकिन मेरी जुबान बोल पड़े, जिससे कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं कि मुझे कुक्कू को बेचकर इलाज नहीं करवाना है। आज की रात निर्मला, कुक्कू और बिंदिया के लिए गुजारनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अगली सुबह कुक्कू को लेने के लिए व्यापारी आने वाला था। तीनों सोच सोच कर बहुत परेशान और दुखी थे। बिंदिया, बस थोड़ा ही समय बचा है, सुबह होने वाली है, व्यापारी मुझे लेने आता ही होगा। मैं चाहता हूँ जितना भी समय मेरे पास बचा है तुम मेरे पास रहकर बिताओ। नहीं कुक्कू, नहीं, तुम ऐसा ना कहो। तुम ऐसी बात कर रहे हो तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझे उम्मीद है जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा, हम दोनों अलग नहीं होंगे। अगर इस दुनिया में सच में भगवान है तो वो जरूर कुछ चमत्कार करेंगे। वो हमारी मालकिन को ही ठीक कर देंगे, फिर मालकिन तुम्हें नहीं बेचने देंगी। जैसे ही सुबह होती है, व्यापारी कुर्बानी के लिए कुक्कू को लेने के लिए घर आ जाता है। हाँ, बकरा तो तुमने अच्छे से पाल रखा है। कुक्कू के गले की रस्सी व्यापारी ने जैसे ही अपने हाथ में थामी, कुक्कू के आंसू निकल गए। वो बिंदिया की तरफ देखकर बस रोए जा रहा था। वो जाना नहीं चाहता था। वहीं बिंदिया का अटल विश्वास था कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, और चमत्कार हुआ भी। आज ईद के साथ नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। कुक्कू के लिए रोती तड़पती बिंदिया की जैसे माँ दुर्गा ने सुन ली और चमत्कार कर दिखाया।
निर्मला एकदम से ठीक हो जाती है। सुन्न पड़े हुए उसके शरीर में जान आ जाती है और वो उठकर बाहर आ जाती है। रुको, तुम मेरे कुकू को यहाँ से नहीं ले जा सकते। माँ, माँ तुम ठीक हो गई। राजा भैया देखो, माँ बिल्कुल ठीक हो गई। ये तो कोई चमत्कार ही हो गया। शुक्र है भगवान का, माँ तुम ठीक हो गई। दूर रहो तुम दोनों मुझसे। तुम दोनों मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। तुम्हें शर्म नहीं आई कुकू को बेचकर मेरा इलाज करवाने जा रहे थे? क्या तुम्हें इतना पता नहीं है कि कितने सालों से तुम्हारी माँ ने कुकू और बिंदिया को एक साथ पाला है? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, और ऊपर से बिंदिया गर्भवती है। जैसे मैंने तुम दोनों को प्यार से पाला है, तुम दोनों मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर सोचो बिंदिया का बच्चा अपने पिता के बिना कैसे रहेगा? बिंदिया उसके बिना कैसे रहेगी? तुम उनके परिवार को तोड़ने जा रहे थे और मेरे इलाज के लिए तुम कुक्कू को कुर्बानी के लिए बेच रहे थे। माफ करना भाई साहब, आप अपने पैसे वापस ले जाइए, लेकिन मैं अपने कुक्कू को नहीं बेचना चाहती। देखिए देखिए उस बेजुबान जानवर की आंखों में कितने आंसू हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना रो रहे हैं। कितना दर्द है एक दूसरे से बिछड़ने का इन दोनों की आंखों में। ना तो ये किसी से कुछ कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। क्या इन बेजुबानों की कुर्बानी देना सही है? बिंदिया और कुकू का प्यार देखकर, एक दूसरे के लिए तड़पता रोता देखकर व्यापारी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नहीं बहन, मैं भी इन व्यापार करने वाले जानवरों को अलग करके उन्हें कुर्बान नहीं करना चाहता। बहन, आप अपने बकरे को वापस ले लीजिए। और आज ईद है, आज के दिन दान करना बहुत अच्छी बात होती है। जो पैसे मैंने आपके बेटे को बकरे के बदले दिए थे, वो पैसे आप मुझे वापस मत लौटाना। उन पैसों को आप अपने घर खर्च में इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। शोभा और राजा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। वो दोनों शर्मिंदा होकर अपनी माँ कुकू और बिंदिया से माफी मांगते हैं। अब बिंदिया और कुकू एक दूसरे को दोबारा से पाकर बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, बिंदिया, कुकू, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मालकिन के मुंह से कभी ना अलग होने की बात सुनकर कुकू और बिंदिया बहुत खुश थे और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद बिंदिया एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। तीनों अपने परिवार में बहुत खुश थे। बैलपुर गांव में हिंगा नाम का एक चरवाहा रहता था, जिसके पास 3 बकरियां थी, जिनका नाम सीधी, बुद्धि और रौनक था। सीधी और बुद्धि दोनों जवान बकरियां थीं और रौनक बेचारी बूढ़ी और कमजोर बकरी थी। हिंगा के घर में उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चंदा थी। हिंगा की बेटी चंदा को रौनक के साथ बाकी बकरियों के मुकाबले ज्यादा लगाव था। माँ, मेरा खाना हो गया बस। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, खाना हमेशा पूरा खाया करो। तुम हमेशा उस रौनक के बहाने ज्यादा खाना लेती हो, बाद में बोल देती हो पेट भर गया है, और आधा खाना उस बूढ़ी बकरी को जाके देती हो। बेटा, क्या हम उसे चारा नहीं देते? फिर क्यों तुम ऐसा करती हो? अगर खिलाना पिलाना है तो बुद्धि और सीधी को खिलाओ ना, जहाँ से कुछ फायदा भी हो रहा हो। माँ बापू, आपको पता है मुझे रौनक से कितना प्यार है। आप मना भी करोगे तब भी मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और सीधी और बुद्धि को खिलाने पिलाने के लिए आप हो ना। दरअसल रौनक अब बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कमजोर भी बहुत थी। इस वजह से उसकी कदर भी कम हो गई थी। जब रौनक जवान थी तब वो खूब दूध देती थी और उसी का दूध पी के चंदा भी बड़ी हुई थी। पर मालिक और मालकिन अब उसका ये एहसान भूल चुके थे। रौनक अब कुछ भी खाती पीती तो उसके शरीर को लगता ही नहीं था। ऊपर से मालिक उसे सूखा ही चारा खिलाते थे। वही सीधी और बुद्धि खूब जवान थी, दूध भी देती थी। उनके दूध की वजह से हिंगा का घर चलता था। फिर एक दिन की बात है। अरे प्रणाम सरपंच साहब, आइए आइए। कैसे? प्रणाम हिंगा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक, आप बताइए कैसे आना हुआ, और आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं हिंगा, बहुत ही दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे हृदय रोग है, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि उसे अगर बकरी का दूध हर रोज पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकती है, और यहाँ दूर दूर तक बकरी का दूध तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। क्या
क्या तुम मेरी पत्नी को बचाने में मेरी इतनी सी मदद नहीं करोगे? मुझे अपनी घर की बकरी का दूध नहीं दोगे? लेकिन मालिक, मेरे घर का दूध पहले से ही किसी के घर में जा रहा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझ पे मेहरबानी करो, मैं तुम्हें डबल भाव दूंगा दूध का, पर इनकार ना करो। डबल भाव सुन के हिंगा सोच में पड़ जाता है। ठीक है सरपंच साहब, बात आपकी पत्नी की जान की है तो मैं आपको दूध देने को तैयार हूँ। आप रोज आके मेरे घर से दूध ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे वाह जी, ये तो हमारी चांदी ही चांदी है। दूध अब डबल भाव में बिकेगा। सीधी और बुद्धि तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। आज से तुम सीधी और बुद्धि को और ज्यादा खूब खिलाया करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ये सारी बातें पीछे खड़ी सीधी, बुद्धि और रौनक सुन रही थीं। सीधी और बुद्धि को ये सुन के खुद पे बहुत ही घमंड हो रहा था और फिर वो रौनक को ताने सुनाने शुरू कर देती हैं। सुना बहन बुद्धि, तुमने मालिक क्या कह रहे थे? हमें और ज्यादा खिलाने पिलाने की बातें कर रहे थे। हाँ बहन सुना, आखिर खिलाए पिलाए भी क्यों ना, हम दोनों मालिक के इतने काम जो आती है। नहीं तो इस बूढ़ी रौनक की तरह थोड़ी, जो किसी काम की नहीं है, ना अपने किसी काम की, ना मालिक के किसी काम की। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक दिन तुम्हें भी यही आना है जहाँ आज मैं हूँ। एक दिन तुम्हें भी ये बुढ़ापा और कमजोरी देखनी है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान थी, मैं भी बहुत सारा दूध देती थी। चंदा मेरा दूध पी के ही बड़ी हुई है। हाँ देखो तो, बूढ़ी हो गई है पर अकड़ देखा अभी तक नहीं गई। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम की नहीं हो तुम। हाँ सीधी सही कह रही है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में मालिक तुमसे तंग आके तुम्हें कसाई को बेच देंगे। सीधी और बुद्धि की बातें रौनक को बहुत दुखी करती हैं। वो बहुत रोती है। रौनक का रोना देख के चंदा को बहुत बुरा लगता है। उसके माँ बाप रौनक के साथ जो कुछ भी कर रहे थे उसे बुरा लग रहा था। रौनक, तुम मेरी माँ से कम नहीं हो। मुझे इस बात का एहसास है। माँ ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारा दूध पी के ही बड़ी हुई हूँ। तो क्या हुआ, आज बापू और माँ तुम्हारा एहसान भूल गए हैं, पर मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और कोई तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, मैं रखूंगी और खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए माँ से कम नहीं हो। बस इस तरह से हिंगा के घर से रोज बकरियों का दूध सरपंच के घर उनकी बीवी के लिए जाने लगा। सीधी और बुद्धि इस बात से अपने ऊपर खूब मान करती और रौनक का मजाक उड़ाती थी। साथ ही हिंगा और उसकी पत्नी डबल भाव में दूध बेच के बहुत खुश थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग इस रौनक को जो सूखा चारा खिला रहे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं। ना तो ये दूध देती है, ना ही अब इसे खिलाने का फायदा है। इसके शरीर को लगता ही नहीं, बूढ़ी हो गई है और दुबली पतली भी देखो कितनी है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं भी कुछ सोच रहा था बड़े दिन से। जब हमें बकरियों का दूध बेच के इतना फायदा हो रहा है तो एक बकरी दूध देने वाली और खरीद लेते हैं। ऐसा करते हैं, कल ही रौनक को कसाई को बेच के उन पैसों में कुछ और पैसे डाल के एक बकरी और खरीद लेते हैं। कसाई भी इस बूढ़ी बिन मांस वाली बकरी की आधी कीमत देगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पीछे खड़ी रौनक उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और फूट फूट के रोने लगती है। सोचती है जब वो दूध देती थी तब उसकी कितनी कदर थी। आज वो बूढ़ी और कमजोर हो गई है तो उनके किसी काम की नहीं रही और उसे कसाई को बेच रहे हैं। माँ बापू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं रौनक को कसाई को नहीं बेचने दूंगी। आप भूल गए उसके एहसान। उसी का दूध पी के बड़ी हुई हूँ मैं। आप ही तो सुनाया करती थी ना मुझे। फिर आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए आप? अगर बेचना ही था तो किसी आम इंसान को बेच देते। आप तो उसे मारने के लिए कसाई को सौंप रहे हैं। कसाई को ना बेचे तो किसको बेचे?
कौन लेगा इस बूढ़ी कमजोर बकरी को? कम से कम कसाई थोड़े पैसे तो दे रहा है ना इसके। हाँ बेटी, आज हर कोई अपना फायदा देखता है। इस बकरी से किसी को फायदा नहीं है, इसलिए इसे कसाई को बेच रहे हैं। और यही होता रहेगा बेटी। कल को अगर सीधी और बुद्धि भी बूढ़ी हो जाएंगी तो दूध नहीं देंगी, तो नई बकरियां लानी पड़ेंगी और उनको बेचना पड़ेगा। ये सुन के सीधी और बुद्धि की आंखें खुल जाती हैं कि आज हम रौनक की बेबसी और बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हैं, कल मालिक हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ चंदा जिद पे आ गई थी कि वो रौनक को बेचने नहीं देगी। मैं तो सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मालिक मुझे कसाई को सौंप रहे हैं, पर मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इंसान बस फायदा देने वाली चीज को रखते हैं। माफ करना रौनक, हमने तुम्हारी बेबसी और बुढ़ापे का बहुत मजाक उड़ाया, जबकि हम ये भूल गई थी कि एक दिन हमने भी बुढ़ापे में आना है। तब शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मालिक हमारे साथ भी यही कर सकते हैं। हाँ रौनक, सीधी सही कह रही है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। काश कोई चमत्कार हो जाए और मालिक का मन बदल जाए, वो तुम्हें ना बेचे। मेरे साथ तो वही होगा जो ऊपर वाले ने लिखा है और जो मालिक ने सोचा है। अगले दिन सुबह कसाई रौनक को आके ले जाता है। ये देख के सीधी और बुद्धि बहुत दुखी थी। रौनक को ले जाता देख चंदा से बर्दाश्त नहीं होता और वो रौनक से जाके लिपट जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। छोड़ बेटी, इसे छोड़ दे, जाने दे। हाँ चंदा, छोड़ दे, जाने दे। देखना बेटा, अभी तुम्हें उससे लगाव है, इस वजह से तुम उसके लिए दुखी हो, पर कल तक तुम सब भूल जाओगी। नहीं बापू, मैं रौनक माँ को नहीं जाने दूंगी। रौनक भी चंदा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप चंदा को जबरदस्ती रौनक को छोड़ने को कहते हैं और रौनक को बेच देते हैं। चंदा रोती रहती है। इसी तरह चंदा बेहोश हो जाती है। चंदा को इतना बुखार हो जाता है कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। चंदा को बहुत सारे वैद्यों को दिखाया जाता है, पर वो ठीक नहीं होती। फिर एक दिन वैद्य बताते हैं कि चंदा की बीमारी का इलाज बस वही बकरी है, आप उसे वापस ले आइए जिसे ये अपनी माँ समझती है। निर्मला, एक ही तो बच्ची है हमारी, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे थे। अगर वो ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर रौनक में हमारी बच्ची की जान बसती है तो आप जल्दी से जाइए और रौनक को वापस ले आइए, इससे पहले कसाई उसे काट दे। तुम सही कह रही हो। हिंगा रौनक को वापस घर ले आता है। चंदा जैसे ही रौनक को देखती है तुरंत होश में आ जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। रौनक के गले लग जाती है। रौनक की आंखों में भी आंसू थे। वो भी चंदा से वापस मिलके बहुत खुश थी। वो भी चंदा को माँ की भांति गले से लगा लेती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।